Hello everyone, this is Pratima Chaturvedi and I welcome you all to my channel The English Way, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर्स, एग्ज़ाम कंटेंट जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पार्ट होते हैं। कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये द टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो ओपनिंग लाइन है, तो हम इस टाइम को भी कुछ वैसे ही ले सकते हैं इफ़ वी आर रियली एस्पायरिंग फॉर अ जॉब, फॉर बीइंग अ टीचर। तो हमारे लिए ये टाइम है, और वर्स्ट इसलिए क्योंकि अगर हम थोड़े से लापरवाह हुए तो हमें इसके रिजल्ट्स भी भुगतने पड़ेंगे। तो हम इसे बेस्ट बना दें, हम अपनी तैयारियों में जुट जाएं, और जब भी कभी आने वाले 2-3-4 महीनों में एग्ज़ाम्स हमें बैठने का मौका हमें मिले तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे फर्दर वीडियोस भी हमें नोटिफाइड होते रहें। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, आप जब देखते हैं, तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊँ जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर द सेम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी 2016 के जो रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। सो लेट्स बिगिन। टीजीटी 2016 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 81 है, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। आपको मिल्टन की लाइफ को पूरा देखना है बहुत केयरफुली। व्हेन ही वाज बोर्न, व्हेन ही डाइड, व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, व्हेन ही मैरिड, ये सारे चीज़ें आपको ईयर बाय ईयर पता होनी चाहिए। उनके सारे वर्क्स कब कब किस ईयर में उनका कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क आया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608, 1608 में पैदा हुए थे लंदन में, और डेट थी 9 दिसंबर। इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में। और इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। क्राइस्ट कॉलेज के स्टूडेंट थे। और जब किसी मैन को हैंडसम ना कह के ब्यूटीफुल कहा जाए तो वो शायद उसके लिए थोड़ा सा अजीब होता है। तो वो वैसे ही थे, कुछ उनके जो जेस्चर्स थे वो कुछ ऐसे थे कि इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। दैट वाज डेरोगेटरी। और 1652 में 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे टोटली। इनकी आई साइट कम्प्लीटली चली गई थी। तो 1652, तो 1608 में पैदा हुए, 1652 में ब्लाइंड हो गए। तो उसको हम 44 ईयर की एज में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। और इन्होंने जो बहुत अपने ग्रेटेस्ट वर्क इनके कहे जाते हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्टस, ये सारे वर्क इन्होंने ब्लाइंड होने के बाद लिखे हैं। थिंक हाउ ग्रेट ही वॉज। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड, स्पेशली फॉर द डेड। सटायर पहला एग्जाम्पल है, ऑप्शन है। सटायर जो होते हैं ये डेरोगेटरी होते हैं। इसमें किसी पर्सन को रिडिक्यूल किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, और लाफ्टर एज वेपन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एपिक। एपिक बहुत ही ग्लोरीफाइंग वे में लिखे जाते हैं, जहाँ कैरेक्टर या इवेंट को बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट किया जाता है। लॉन्ग नैरेटिव्स होते हैं, जनरली ब्लैंक वर्स में इंग्लिश में लिखे होते हैं। नेक्स्ट है एलिजी। एलिजी जो है ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो किसी की डेथ पर मॉर्न करने के लिए सॉरो सॉन्ग होते हैं, उन्हें हम एलिजी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है ओड। ओड जो होते हैं ये प्रेजिंग एंड ग्लोरीफाइंग सॉन्ग होते हैं, और ये किसको ग्लोरीफाई करते हैं, किसी इवेंट को या फिर इंडिविजुअल को। और ये प्रेजेंटेशन भी इनका हो सकता है। तो ये इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो क्लासिक ओड हमारे होते हैं उसके 3 एक्शंस होते हैं। तो एक होता है स्ट्रॉफी, दूसरा होता है एंटी स्ट्रॉफी, STROPHE, स्ट्रॉफी। दूसरा मूवमेंट जो इसमें होता है उसे हम कहते हैं एंटी स्ट्रॉफी।
और तीसरा जो एक्शन होता है वो है इपोड, EPODE, इपोड बोलते हैं। तो स्ट्रॉफी एक किसी सिचुएशन से या सेंटर से मूवमेंट शुरू होता है, फिर उसके अपोजिट जो मूवमेंट होता है उसे एंटी स्ट्रॉफी कहते हैं, और वापस अपने सेंटर की पोजीशन में आ जाने को इपोड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ लाइंस। ऑक्टेव आपको मैंने बताया था, कपलेट 2 लाइंस होती हैं, टर्सेट 3 लाइंस होती हैं, टेट्रा 4 लाइन का स्टैंजा होता है, क्वाट्रेन भी कहते हैं उसे, और जो 6 लाइन होती हैं उन्हें सेस्टेट कहते हैं, SESTET, सेस्टेट। और जो 8 लाइन का स्टैंजा होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑक्टेव जो है ये जब हम सोनेट की बात करते हैं तो सोनेट हमारा 14 लाइंस की एक पोयम होती है। तो सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, लेकिन सोनेट हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली, एक पेट्रार्कन सोनेट है और एक शेक्सपियरियन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है, एक 8 लाइन का स्टेंजा और एक 6 लाइन का स्टेंजा, और ये मिलकर के 14 लाइन्स बनते हैं। और ये पेट्रार्कन सोनेट में ही ऑक्टेव होता है, शेक्सपियरियन सोनेट में ऑक्टेव नहीं होता है, उसमें क्वाट्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेव और सेस्टेट का जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है A B B A A B B A, ये क्वाट्रेन सॉरी ऑक्टेव होता है, और C D E ये हमारा सेस्टेट होता है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की। तो ये जो सोनेट होता है इसमें ऑक्टेव की जगह क्वार्ट्रेन्स होते हैं, 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा होते हैं और एक कपलेट होता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है A B C D E F और G तो ये शेक्सपियरियन सोनेट होता है। स्पेंसरियन सोनेट में भी शेक्सपियरियन सोनेट की ही तरह क्वार्ट्रेन और कपलेट होता है, बस उसमें हर एक क्वार्ट्रेन की जो लास्ट लाइन होती है उसे नेक्स्ट क्वार्ट्रेन की फर्स्ट लाइन के साथ मैच किया जाता है, राइमिंग को मैच किया जाता है। तो उसका पैटर्न होता है A B B C D और जो कपलेट है वो E होता है। ठीक है, तो ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ लाइंस 8 लाइंस। ठीक है, 4 लाइंस को हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्रेन कहते हैं, 6 लाइंस को सेस्टेट कहते हैं। और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टराइजेस द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट जो था ये आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए था। यहाँ पर एक और चीज़ दी है, लेट 19th सेंचुरी। आपके क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ये किस समय हुआ था। तो लेट 19th सेंचुरी का पार्ट में एस्थेटिक मूवमेंट आया था, और एस्थेटिक मूवमेंट का जो लोगो था, जो टैग था, जो थीम थी, वो थी आर्ट फॉर आर्ट सेक। और ये फ्रांस से आप कह सकते हैं शुरू हुआ था। इसकी जो जड़ें हैं वो इमैनुअल कैंट का एक वर्क आया था 18th सेंचुरी में, 1790 में, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, और वहाँ से ये इंस्पायर्ड था। और ये जो है ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट साइंस, जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी आ रही थी लोगों में कि हर चीज़ का एक मतलब होना चाहिए, लिटरेचर जो लिखा जा रहा है वो उसमें मोरालिटी होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट था। आर्ट फॉर आर्ट सेक होनी चाहिए, आर्ट फॉर अम्यूजमेंट भी होना चाहिए, मतलब हंसने के लिए, लाफ्टर के लिए, ब्यूटी के लिए, अच्छा लगने के लिए भी आर्ट क्रिएट की जा सकती है। दिस इसके जो मेन फिगर्स थे वो थे वॉल्टर पैटर और ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 82 में ओड के लिए बताया था। तो जो हमारा क्लासिक ओड होता है उस क्लासिक ओड के पार्ट होते हैं स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड। ठीक है, कोरस जो होता है ये ग्रुप सॉन्ग होता है,
बैलेड आप जानते हैं क्या होता है, एक लिरिक पोयम होती है। नेक्स्ट है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो है, अभी पेट्रार्कन सोनेट भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि मिल्टन सैटर्न को हीरो मानता है या फिर एडम को हीरो मानता है। तो इन्वोकेशन जब शुरू होता है, जब शुरुआत होती है पैराडाइज लॉस्ट की, तो वो सैटर्न का जो नर्क में आना है, हेल में, और वहाँ से वो जो गॉड गॉडेस को इन्वोक करता है, अपनी फौज को, आर्मी को फिर से खड़ा करता है और कहता है इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक, ये रोमांटिक एज के पोएट हैं और इन्होंने एक वर्क लिखा था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, और उस वर्क में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 87, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये सबसे अच्छा भी टाइम था और ये सबसे बुरा टाइम भी था। अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में उसे डिस्कस किया था। मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाहूँगी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में डिस्क्रिप्शन किया गया है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसका नॉवेल है? ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सिमिली। सिमिली आप जानते हैं, दो डिसिमिलर, नॉन सिमिलर थिंग्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, आइडियाज के बीच में कंपैरिजन होता है, जिसमें सो लाइक एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर सिमिली का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन उसमें सो लाइक एज का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है। एक में कहा जाता है ही इज एज ब्रेव एज डेंजरस एज लॉयन, लेकिन दूसरे में कहा जाता है ही इज लॉयन। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वो होता है जब किसी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स में एक दूसरे के अपोजिट आइडिया होता है, जैसे कि यहाँ पर इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स और इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एंटीथेसिस। और ऑक्सीमोरॉन कहते हैं जब एक ही सेंटेंस में एक साथ दो अपोजिट वर्ड्स रखे जाते हैं, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एंटीथेसिस में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अगेन सेम थिंग। आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि ये सेंटेंस कहाँ पर है, लिटरेचर में ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, सिमिली, एंटीथेसिस, आप समझ गए होंगे कि ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, सिमिली, सेम ऑप्शंस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला है लेट्स गो टू बेड नाउ। लेट्स गो टू बेड नाउ, इसमें पहला ऑप्शन है। इसके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं आप बताइए। लेट्स गो टू बेड नाउ, चलो बेड पर चलते हैं, मतलब चलो सोने चलते हैं। तो बेड इज एसोसिएटेड टू स्लीप, तो यहाँ पर बेड का मतलब क्या है? बेड का मतलब यहाँ पर स्लीप है। जैसे कहते हैं द केटल इज बॉइलिंग, केतली उबल रही है, तो केतली नहीं उबल रही है। केतली में जो ऑब्जेक्ट है, केतली में जो मटेरियल है, मीन्स टी है, मिल्क है, जो कुछ भी है, दैट इज बॉइलिंग। तो जो एसोसिएटेड वर्ड्स के थ्रू कोई मीनिंग बताई जाती है, उसे हम कहते हैं मेटोनिमी। ठीक है। ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में या पार्ट में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उनको ह्यूमनाइज किया जाता है, उनको पर्सोनिफाई किया जाता है। जैसे विंड इज सिंगिंग, डेथ कम्स टू एवरीवन। तो ये जो है ये पर्सोनिफिकेशन है। और अगला है पन। पन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स के साथ खेलने का, एक कहते हैं प्लेइंग विद वर्ड्स।
और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको, जैसे कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। अब जो कंप्यूटर का माउस है उस माउस पर तो कैट की नज़र होगी नहीं, लेकिन उसी माउस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करके इसको एक्चुअली किसी और तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं पन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज। ह्यूमर क्या होता है? आपके अंदर जो लाफ्टिंग होता है, कोई जो माहौल को, मूड को लाइट करने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमर। तो ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज। ये हमें हेल्प करता है कि हम परिस्थितियों से कैसे जूझें। तो ह्यूमर हेल्प करता है, इसका मतलब ह्यूमर क्या है? ह्यूमर कोई पर्सन है जो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ह्यूमर जब हेल्प कर सकता है, इट मीन्स ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है। अंडरस्टेटमेंट, जब कोई बड़ी बात को छोटे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। मेटाफर और सिमिली, ये दोनों एक दूसरे से बस इतना अलग है कि इनमें सिमिली में हम सो लाइक एज का यूज करते हैं और मेटाफर में हम उसका यूज नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। ब्रिंग यहाँ पर सबसे शुरू में ही देखिए, ठीक है। जब हम साउंड की बात करते हैं, टिपटो, टिक टॉक, तो ये जो हमारे साउंड क्रिएटिंग वर्ड्स जहाँ भी आते हैं, साउंड आइडेंटिफाइंग वर्ड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपोइया, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन को आप जानते हैं। एपोस्ट्रॉफी वो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर नॉन लिविंग, डेड या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एड्रेस किया जाता है। एड्रेस मतलब संबोधित किया जाता है। और एड्रेस करने के लिए क्या वर्ड्स जनरली यूज होते हैं? जनरली हम ये जो यहाँ पर ये मार्क है अपोस्ट्रॉफी मार्क, इसको भी यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ यू यूज किया जाता है, दी, टी एच डबल ई, टी एच ओ यू, दाउ, टी एच वाई, दाई, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। हम और नेक्स्ट है सिमिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कोट, लव लुक्स नॉट विद द आईज, प्यार आंखों से नहीं देखता है, बट विद द माइंड, एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। अकर्सिन, ये जो मैरिज सेरेमनी होती है मिड समर नाइट्स ड्रीम में, वहाँ का स्टेटमेंट है। और हेलेना इसे कहती है, हेलेना। और इस पूरी लाइन का मतलब है, लव इज ब्लाइंड, लव लुक्स नॉट विद द आईज। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, लव लुक्स नॉट विद द आईज, प्यार आंखों से नहीं देखता है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है, उसकी आंखों की बात की गई है, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड यूज करते हैं, इसी की एडेज कह सकते हैं, लव इज ब्लाइंड। तो ये वही फॉर्म है, लव इज ब्लाइंड भी पर्सोनिफाइड किया गया है, एंड लव लुक्स नॉट विद द आईज भी पर्सोनिफिकेशन है, ओके। बाकी लव स्लेबर्स लॉस, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सारे शेक्सपियर के प्लेज हैं। अगला है द कोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, आपको याद आया होगा, शाइलॉक और पोर्शिया, जब कोर्ट ट्रायल सीन होता है तो वहाँ पर पोर्शिया जो है वो शाइलॉक से कहती है, क्योंकि शाइलॉक में मर्सी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अब यहाँ पर इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यहाँ पर हमने ए एस एज यूज किया है। एक तो इम्पॉर्टेंट है ये कि ये किस प्ले से है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसे कौन कहता है, तो इसे पोर्शिया कहती है। मर्सी एक पोयम भी आपने पढ़ी होगी, तो ये वही पार्ट उठा करके पोयम में रखा गया है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे हैं, और ब्लैंक वर्स इज द वर्स फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, यहाँ पर ये जो एज लगा करके ये कंपैरिजन किया गया है, बारिश के जैसा होता है, ये क्या है? ये सिमिली है, ठीक है। एग्जाम्पल है सिमिली का, सिमिली, ओके।
इसके अलावा ये चारों प्लेस भी शेक्सपियर के ही प्लेस हैं। नेक्स्ट है 94, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। फ्रेल्टी इज द वीकनेस ऑफ माइंड, वो माइंड जो स्थिर नहीं रहता है, जो घूमता भटकता रहता है। दाई नेम इज वुमेन, तुम्हारा नाम है औरत। अभी मैंने ऊपर आपको एपोस्ट्रॉफी की डेफिनेशन बताई थी और कहा था इसमें एड्रेस किया जाता है दी, दाई, दाऊ, यू जैसे वर्ड्स का यूज करके। अब यहाँ पर देखिए फ्रेल्टी, दाई नेम इज वुमेन, फ्रेल्टी तुम्हारा नाम है वुमेन, वुमेन का वुमेन ही नाम है फ्रेल्टी का। अब ये जो THY दाई है, इसका मतलब तुम्हारा है, योर। इस तरह के एड्रेस जो होते हैं, इसमें अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये फिगर ऑफ स्पीच है क्या? ये है एपोस्ट्रॉफी। अब यहाँ से अगर THY हटा दिया जाए, फ्रेल्टी इज वुमेन कर दिया जाए, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर फिर फ्रेल्टी इज लाइक वुमेन ये कर दिया जाए तो ये सिमिली हो जाएगा। ये कहाँ की लाइन है? ये हैमलेट की लाइन है। और हैमलेट का वो पॉइंट जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर उसके फादर की डेथ के तुरंत बाद ही उसके अंकल के साथ मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे कोई अफसोस या दुख नहीं दिखता है उसकी मदर के बिहेवियर में, एटीट्यूड में। तब वो कहता है फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये शेक्सपियर के चारों प्लेज हैं और ये चारों ट्रेजेडीज हैं। नेक्स्ट है एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ये लाइन है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा की। और एंटनी जो है वो क्लियोपाट्रा के लिए लाइंस कहता है कि उम्र उसे कोई धोखा नहीं दे सकती, नॉर कस्टम स्टेल मतलब उसकी जो ब्रेन है, उसका जो ब्यूटी है, वो सारी चीज़ें कहीं ज़्यादा तेज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ पर आप सेंटेंसेस में वर्ड्स पकड़ना सीखिए कि अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वर्ड आ रहा है तो हम उसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे बट और ऑल्सो या बट ऑल्सो। अब चारों ऑप्शन देख के आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बट ऑल्सो का हम कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शंस जो है ये कनेक्ट होते हैं एक साथ। ठीक है। नेक्स्ट है जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, एक सिंपल सा सेंटेंस है कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ पर आपको सिंपली इज के साथ जाना है। नेक्स्ट इज व्हेन शुगर डैश टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, फर्मेंटेशन होता है, टेक्स प्लेस मतलब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो व्हेन शुगर, जब शुगर मिलाई जाती है ईस्ट के साथ तो फर्मेंटेशन होता है। तो शुगर, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो इट इज एडेड, दूसरा इज एडेड। इट तब लगता है जब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है शुगर, इसलिए यहाँ पर होगा इज एडेड। ठीक है। एडिंग को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे और यहाँ ना हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और ना ही यहाँ, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन, हमारे सारे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। Next is the overall efficacy of a system can be dash that of its weakest element। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है that of, आपको याद होगा than that of हम यूज करते हैं, than that of यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहले वाले ऑप्शन में than दिया हुआ है, no greater than that of weakest element। दूसरा ऑप्शन है लेस ग्रेटर दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। पहली चीज तो यहाँ लेस और ग्रेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज है, जो कि नहीं यूज होती है। तीसरा है नथिंग एज ग्रेट एज दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट और नॉट द ग्रेटर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल। यहाँ पर कैन बी नो ग्रेटर देन, यहाँ नो नहीं भी होता, केवल ग्रेटर होता तो भी ये चल जाता। लेकिन नो है तो हम नो के साथ जाएंगे, कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। अगला है एट एग्रीकल्चर स्टेशंस मेनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशंस।
4 ऑप्शंस दिए हैं, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ। एक चीज़ बता दूं कि ये जो अंडरनीथ और बीनीथ है, ये दोनों वर्ड स्पेशली जो अंडर है वो बीनीथ जो है इसके साथ यूज़ किया जाता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम अंडर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बीनीथ बहुत रेयर यूज़ होता है। और बेलो का यूज़ हम अंडरनेथ के सेंस में करते हैं, बट बेलो ज़्यादा प्रॉपर है तो उसका यूज़ किया जाता है। अब ये है कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, तो अंडर का यूज़ हम करते हैं लेस देन के सेंस में, जैसे शी इज़ अंडर 18, अभी 18 से कम है वो। या हर सैलरी इज़ अंडर 50,000, उसकी सैलरी 50,000 से नीचे है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 50,000 से नीचे है वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे तो हमें बेलो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं लेस देन के सेंस में, और अंडर का यूज़ हम करते हैं अंडर द सिचुएशंस या गवर्नमेंट, ही इज़ वर्किंग अंडर माई सर्विलांस। तो यहाँ पर अंडर का यूज़ हम उस सेंस में करते हैं। तो अंडर वेरियस कंडीशंस, यहाँ पर ये सिचुएशंस के अधीन बहुत सारी ग्रासेस उगती हैं, तो अंडर का यूज़ हम अधीन के सेंस में भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड जब कॉपर के साथ मिलता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम देता है। तो यहाँ पर ऑन रिएक्टिंग विद, ये अगर होता तो ये यहाँ पर कुछ कॉमा होना चाहिए था, कोई गैप होना चाहिए था। रिएक्टिंग टू अगर होता तो कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। इज रिएक्टिंग विद ये कंटिन्यूअस के सेंस में, मतलब व्हाट इज हैपनिंग नाउ के सेंस में यूज होता है, और ये एक जनरल सेंस में मीन्स जब ऐसा होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक चीज जान लीजिए कि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेंसेस इस सेंस में नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी वर्ब लगेगी। टेंसेस इस सेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस टेंस का यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सा टेंस क्यों यूज़ किया जाता है। तो वाई द पर्टिकुलर टेंस इज यूज्ड, ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके साथ कि किस टेंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब फॉर्म। तो इसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों किसी टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड इज थॉट अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज। सैचुरेटेड फैट को माना जाता है फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज। तो यहाँ पर क्या हो जाए, द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट टू बी अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज। दे आर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई वो नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई इन्फिनेटिव या जेरेंट का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें से टू बी बेस्ट है। नेक्स्ट है, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब्स फास्टर, आर मोर प्रिसाइज एंड। रोबोट्स का यूज़ ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है इंडस्ट्री में। ये बड़ी जॉब के उसमें यूज़ किए जा रहे हैं। आर मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये ज़्यादा सही होते हैं। एंड डोंट एज इजीली टायर, एज का यूज़ यहाँ पर नहीं ज़रूरी है, क्योंकि हम जनरली रोबोट्स की बात कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सिचुएशन फिलहाल इस वाले पार्ट में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, एंड मोर डोंट टायर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉइल, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। जब तक उनमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते रहते हैं तब तक बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बिना मिट्टी के भी बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर श्योर दैट, यहाँ मेक श्योर होता तो हो सकता है हो जाता, ऑफ नेसेसरी ये सिचुएशन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होती है, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अबव ऑल नहीं होगा। Many plants can grow in water without any soil as long as nutrients are added. ये देखिए, फिर दूसरा देखिए, many plants can grow in water without any soil, sure that nutrients are added. And many plants can grow in water without any soil of necessary nutrients are added. यहाँ पर first option होगा as long as nutrients are added. नेक्स्ट है, मैनेजमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज।
मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो मैनेजमेंट टू बी डिफाइंड, कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इट इज़ डिफाइंड, सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास है इसलिए इट के साथ हम नहीं जाएंगे। डिफाइनेबल, तो मैनेजमेंट इज डिफाइनेबल एज, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है और हमारा पर्पस भी है, तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे आगे के जो सेंटेंसेस हैं इनमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द वन बोल्ड वर्ड और फ्रेज दैट मस्ट बी चेंज्ड इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंसेस टू बी करेक्ट। तो पहला सेंटेंस है ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग, हालांकि हम अब ज़्यादा यंग नहीं है, वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस। एक यहाँ पर वर्ड आया है एंजॉय, ENJOY। एंजॉय को जब भी कभी हम यूज़ करते हैं, एंजॉय यूज़ करते हैं, कोई प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं जैसे फॉर, ऑफ, इन, इस तरह के प्रिपोजिशन जैसे फॉन्ड ऑफ। दूसरा लाइक, LIKE, लाइक, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले जनरली हम नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी, यहाँ पर इंजॉय के साथ ये टिपिकल है कि इंजॉय के साथ हम हमेशा ING फॉर्म ही यूज़ करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फॉन्ड ऑफ के साथ हमेशा ING फॉर्म यूज़ होती है। कुछ प्रिपोजिशन है इन, फॉर, ऑफ, इन सब के साथ हम जिरंड ही यूज़ करते हैं। लाइक या हॉबी के सेंस में, लाइक को जब हम हॉबी के सेंस में यूज़ करते हैं तो हॉबी के सेंस में हमेशा ING फॉर्म यूज़ होती है। तो सेंटेंस होगा ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एंजॉय स्टडीइंग बुक्स, हमें किताबें पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट है बिफोर द 1920s, 1920s के पहले साइंटिस्ट यूज टू, देखिए आपका आंसर यहीं पर मिल गया। हम बिफोर पहले की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने यूज किया है यूज टू, ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए पास्ट में। तो साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक एंड इमोबिलाइज्ड मसल वुड बिकम वीकर। ओके, next है nuclear waste has traditionally been stored in steel drums what are subject to rust। steel drums are subject to rust, वो हमेशा जो है वो रस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब अपने आप में ही गलती रहती है, खर्च होती रहती है, ख़त्म होती रहती है, जैसे आयरन जो है वो रस्ट होता रहता है। तो स्टील ड्रम्स, अब स्टील ड्रम्स जो है ये इनके लिए यहाँ पर व्हाट सुटेबल नहीं है, इनके लिए हम विच या दैट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो विच आर सब्जेक्ट टू रस्ट या दैट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। नेक्स्ट है द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरस। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप को वायरस से बचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो बॉडीज यूज़ किया गया है ये करेक्ट है, बट यहाँ पर अगर हम इसके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर दें, और एपोस्ट्रॉफी कैसे यूज़ होता है? जैसे प्लूरल का एपोस्ट्रॉफी हमें बनाना है तो हम एस के बाद कॉमा लगा देते हैं, और अगर हमें सिंगुलर का वो बनाना है एपोस्ट्रॉफी तो हम BODY और कॉमा लगा के एस लगा देते। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत है, या फिर आप इसे लिख सकते थे द इम्यून सिस्टम इज द वे ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर फिलहाल इस वे में इसको देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 118 है ओरिजिनेट इन यूथोपिया, ओरिजिनेट इन यूथोपिया नहीं, ओरिजिनेटेड इन यूथोपिया। ठीक है, हम कॉजेज या जब इसकी शुरुआत करते हैं तो जीरंड या पार्टिसिपल से करते हैं। तो ओरिजिनेटेड इन यूथोपिया, कॉफ़ी वॉज ड्रंक, इथोपिया में ओरिजिनेट हुआ था, एंड कॉफ़ी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आप सही करेंगे। नेक्स्ट है एम्स्टर्डम इज अ टाउन, एम्स्टर्डम इज अ टाउन, TOWN, और टाउन के साथ क्या यूज़ किया गया है? WHO, हु। क्या टाउन के साथ हु यूज़ किया जा सकता है? नहीं, टाउन के साथ विच यूज़ कर सकते हैं, दैट यूज़ कर सकते हैं। तो एम्स्टर्डम इज अ टाउन दैट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। तो यहाँ पर भी एरर कहाँ है? यहाँ पर भी एरर है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, द सी वास्प releases a poison that, a poison
यहाँ पर आ पॉइजन की बात हो रही है और इसको सब्जेक्ट मान करके आपका आगे का सेंटेंस प्रोसीड किया जा रहा है। अ पॉइजन दैट किल अ पर्सन इन 3 मिनट्स, 3 मिनट में किसी पर्सन को मार सकता है क्या? अ पॉइजन। तो यहाँ पर या तो कैन होना चाहिए था, CAN कैन कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर सिंपली इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाइए और इसे कर दीजिए किल्स, क्योंकि ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म इस सेंटेंस में या जनरली नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप सिंगुलर के साथ वर्ब को यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, 121, Halley comet approaches the Earth close to be visible every 75 years. Halley comet approaches the Earth close to be visible. इतना क्लोज कि वो दिखाई दे, इतना क्लोज। तो यहाँ पर इसको किसी एडजेक्टिव से या एडवर्ब से इसको ऐड करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो एरर है वो आपके बी पार्ट में है। इतना क्लोज आता है कि वो दिखाई दे, कब? एवरी 75 ईयर्स। ठीक है। एक चीज़ बहुत अभी मैंने पहले भी कही थी कि टेंसेस को जानना ज़रूरी है, सेंटेंसेस को समझना ज़रूरी है। और जब हम टेंस को ये जानते हैं कि हम कहाँ पर किस टेंस का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप इसकी क्लास चाहते हैं टेंसेस की, कौन सा टेंस हम कब यूज़ करते हैं या किसकी रेलेवेंसी कब है, ये नहीं कि हमें एक सेंटेंस मिल गया और उस सेंटेंस की हम 48 सेंटेंसेस बना सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो एक सेंटेंस पूरे 48 उसमें यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बजाय इसके हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम शी डाइड लिखे तो सही है या शी हैड डाइड लिखे तो सही है। तो ये किस, और अगर दोनों सही है तो किन कंडीशंस में दोनों सही है, इस तरह की चीज़ें के लिए अगर हम अपनी समझ डेवलप करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, स्पेशली हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर द मीनिंग ऑफ यूथेनेशिया, इसकी सबसे पहले तो आप स्पेलिंग याद कर लीजिए। स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड आता है यूथेनेशिया, EUTHANASIA। और यूथेनेशिया पर एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, आपको याद होगी। यूथेनेशिया जो है अभी कोई इस पर काफ़ी बहस हुई कि मर्सी किलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यूथेनेशिया इज़ अ काइंड ऑफ मर्सी किलिंग, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, या फिर ये उन सिचुएशंस में होता है जब किसी पर्सन की बीमारी ऐसी सिचुएशन में होती है कि वी कैन नॉट फाइट विथ, उससे लड़ना ज़्यादा भयावह लगता है बजाय कि उसके आगे सरेंडर करने के। तो यहाँ पर डेथ चाहिए होती है, मर्सी किलिंग होती है ये। नेक्स्ट है मर्डर, आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन जो है ये पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, जैसे कि जूलियस सीजर को एसेसिनेट किया गया था। जूलियस सीजर आपको याद है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, और नहीं याद है तो पढ़िएगा। उसमें जूलियस सीजर का पार्लियामेंट में एसेसिनेशन हुआ था। और नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी होती है क्रूएल ट्रीटमेंट, किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना। बुरा का मतलब बहुत किसी को मारना पीटना, या बहुत ही ज़्यादा क्रूर निर्दयता के साथ उसका ट्रीटमेंट करना। अगला है हमारा एकम्प्लिस, ACCOMPLICE। एकम्प्लिस का मतलब है एसोसिएट इन क्राइम, जो गलत काम करने में साथी हो उससे कहते हैं एकम्प्लिस। एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम CE की जगह पर SH यूज़ करते हैं, एकम्प्लिश कहते हैं उसे। और ये वर्ब की उसमें यूज़ किया जाता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ED यूज़ करते हैं। एकम्प्लिस्ड होता है किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना या एंड तक पहुंचाना। अगला है लीडर, आप जानते हैं इसका मीनिंग। लीडर मीन्स नेता, स्किल्ड वर्कर, और एनिमी दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेल्फ गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं CRACY। गवर्नमेंट का मतलब होता है एक सिस्टम जिससे कोई देश चलता है, कोई सिस्टम या कोई संस्था चलती है। तो ये जो है ये ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी AUTO, ऑटो मीन सिंगल होता है, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी ये सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो होता है ये टेक्नोलॉजी का टर्म है, ऑटोमेशन। और इसमें जैसे ये रोबोट्स बनाना और ये पूरा टेक्निकल उसमें ये चला जाता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी हिंदी में इसे कहते हैं स्वायत्तता, मतलब अपने आप में ही अपने आप को सब कुछ मान लेना और अपने ऊपर अपने रूल्स चलाना। नेक्स्ट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स होता है सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो ये सब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। और अगर थोड़ा सा इससे डिफरेंट जाए तो गेमी मीन्स मैरिज होती है, शादी करना। मोनोगेमी, बाईगेमी, ये सब आपने सुने हैं। तो मोनोगेमी खुद से ही एक विवाह, बाईगेमी दो विवाह, इस तरह के सेंस में ये यूज किया जाता है, ठीक है। ऑटोक्रेसी यहाँ पर राइट आंसर है। और क्रेसी का मतलब सिस्टम या गवर्नमेंट होती है। ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, आपने ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं और जितने भी आपने क्रेसी से वर्ड पढ़े हैं उन सबको लिस्टिंग कर लीजिए। नेक्स्ट है वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल। एब्सटेन्स ये वर्ड आता है आपको प्रीपोजिशन भरने के लिए भी। तो दूर रहने के लिए एब्सटेन्स, सेपरेटेड, रिफ्रेन, इन सारे वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? FROM, फ्रॉम। फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड। एथीस्ट होता है, थीस्ट का अपोजिट है अथीस्ट। थीस्ट मतलब आस्तिक और अथीस्ट मतलब नास्तिक। नेक्स्ट है क्लेप्टोमैनियक या लेप्टोमैनियक। ये वर्ड है जिसको चोरी करने की आदत होती है। ये एक बीमारी है, स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें पर्सन कुछ भी ऐसा देखता है यूनिक सा जो उसे यूनिक लगता है, तो उसे वो अपने साथ चोरी से ले जाना चाहता है। नेक्स्ट है टीटोटॉलर, इसकी भी स्पेलिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टीटोटॉलर। टीटोटॉलर वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल, जो नशीली चीज़ों के आसपास भी नहीं रहता या उनसे बहुत दूर रहता है। और नेक्स्ट है टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन वो सिस्टम होता है जो सारे पावर्स को अपने आप में रखता है, अपने में रखता है, टोटलिटेरियन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद यहाँ पर ये पैसेजेस हैं जो दो आए थे, इसमें इनको हमने नहीं डिस्कस किया है, इनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अटैच इसलिए किया है ताकि आपके पास 125 क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएं और ये TGT 2016 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट फॉर्म में आपके सामने है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में 2016 TGT का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर था। हमने इसे डिस्कस किया है। अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इनसे नोट्स बनाइए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे तो इसके लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं और यहाँ पर कुछ करूँ और बेहतर फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन पेपर्स को लाऊं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब and share with those who are really aspiring for being a teacher of English subject, and like the video. Thank you.